नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का तुल्यारेस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों एक बार फिर से प्रस्तुत है आपके सामने कुछ और नए प्रश्न लेकर के, जो कि आपके रीट एसएसटी के सिलेबस पर आधारित है। हम देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और आपका स्कोर अभी तक क्या है, आपने कितनी तैयारी की है, वो सभी आज अपने देखने वाले हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि इस तरह की क्वालिटी एजुकेशन वीडियो डेली आपको केवल यहीं पर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करिए आज के टेस्ट को। और हमेशा की तरह फिर से कहना चाहूँगा कि टेस्ट शुरू करने से पहले ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आप कमेंट जरूर करेंगे, अपने आंसर जरूर चेक करेंगे और अपना स्कोर जरूर निकालेंगे कि आपकी तैयारी कितनी है, आपको कितना आता है। ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो यहाँ आपसे प्रश्न पहला पूछा जा रहा है, सिंधु गंगा के मैदान में जहां से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होती है स्थानीय रूप में जानी जाती है। दोस्तों तराई प्रदेश, भाबर प्रदेश, बांगर प्रदेश या फिर चौ प्रदेश। क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, गंगा सिंधु के जो मैदान है जहां पर जो नदियां हैं वो पुनः प्रकट होती है। दोस्तों देखिएगा दोस्तों, नदियां जो है पहाड़ से निकलती है, पहाड़ से निकलने के बाद में वो आती है मैदानों के अंदर। तो पहले तो यहाँ पर कंकर पत्थरों का, बड़े बड़े कंकर पत्थरों का एक स्थान आता है, फिर वो यहाँ से जो है जल इसका बाहर प्रकट होता है, फिर यहाँ से दो स्थान इसके बंट जाते हैं। एक तो जहाँ पर हर साल ये जाती रहती है और एक जहाँ पर जाती थी और अब नहीं जाती है। इस आधार पर चार भौतिक आकृतियां यहाँ अपने देखते हैं और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो दोस्तों क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर चेक करिएगा, वो है हमारा नंबर 1। इसे हम कहते हैं तराई प्रदेश। भाबर के बाद में, भाबर ये बड़े कंकर पत्थरों का स्थान होता है जहां पर नदियां जो है वो लुप्त हो जाती है। उसके बाद में जब नदियां वापस धरती पर प्रकट होती है दोस्तों और पानी जो है वो फैल जाता है, तो उस स्थान को हम क्या कहते हैं, तराई प्रदेश के नाम से जानते हैं। फिर हमारे पास में खादर और बांगर दो आते हैं। खादर वो स्थान है जहां पर हर साल नदियों के बाढ़ का पानी आता रहता है और हमेशा नई मिट्टी आती रहती है। तो खादर जो है वो नई मिट्टी के मैदान होते हैं और बांगर जो है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी के मैदान होते हैं। ये ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन खादर जो है वो बहुत ही उपजाऊ प्रदेश हुआ करता है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का कौन सा प्रदेश प्राचीन गोंडवाना भूभाग से संबंधित है? आपको बताना है कौन सा इनमें से स्थान है जो गोंडवाना भूभाग से हमारा जुड़ा हुआ है, इससे संबंधित है। दोस्तों आपको ये बताना है। जैसे ये हमारा भारत है, भारत को अपने ये हमारा हिमालय का क्षेत्र आ गया और ये हमारा पठारी प्रदेश आ गया, ये हमारा मैदानी प्रदेश आ जाता है, ये तटवर्ती मैदान है हमारे, और ये हमारे द्वीप समूह रह गए, इधर भी हैं और इधर भी है। दोस्तों हमने कहा कौन सा भूभाग है जो गोंडवाना भूलैंड से संबंधित है, भूभाग से संबंधित है, हिमालय, गंगा का मैदान या थार का मरुस्थल या फिर दक्षिण का पठार। तो दोस्तों चेक करिएगा, सही आंसर हमारा वो है नंबर 4। दक्षिण का जो पठार है ये वाला हिस्सा हमारा आता है इसमें, क्योंकि हिमालय जो है वो तो टेथिस सागर का अवशेष अपने मानते हैं, गंगा का मैदान तो नदियों से बना हुआ हिस्सा है और थार का मरुस्थल भी टेथिस सागर का हिस्सा आता है। तो दक्षिण का पठार है हमारा सही आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में शीतकालीन वर्षा कहां से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में शीतकाल में भी वर्षा होती है, तो ये वर्षा कौन से चक्रवातों से होती है ये आपको बताना है। अरब सागर के चक्रवात हैं, बंगाल की खाड़ी के चक्रवात हैं, लाल सागर के चक्रवात हैं या फिर भूमध्य सागर से उठने वाले चक्रवात है। दोस्तों कौन सा होगा हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। देखें आपने क्या सीखा है और आपको क्या आता है। दोस्तों कितना आपको याद है ये जानना बड़ा आवश्यक है। चलिएगा चेक कर लेते हैं। आंसर है हमारा नंबर 4, भूमध्य सागर से उठने वाले चक्रवातों से आता है, जिसे हम पश्चिमी विक्षोभ के नाम से भी जानते हैं। और ये जो वर्षा होती है उसे हम कहते हैं मावठ। मावठ यानी शीतकाल में होने वाली वर्षा। इसे गोल्डन ड्रॉप्स भी कहते हैं। रबी की फसल के लिए काफी ज्यादा पंजाब के हिस्से में लाभदायक हुआ करती है। राजस्थान में भी थोड़ी मात्रा में मावठ होती है। दोस्तों इसके बाद में दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है, भारत के किस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है? प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। दोस्तों हमने कहा भारत के किस भाग में, पूरे भारत को शामिल कर रहे हैं, किस भाग में सबसे पहले जो है वो मानसून प्रवेश करता है? दोस्तों हमारे यहाँ जो वर्षा होती है वो मानसून के द्वारा ही हुआ करती है।
है। तो क्या वो केरल में आता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आता है, पश्चिमी बंगाल में आता है या फिर तमिलनाडु में आता है? सबसे पहले मानसून जो है वो कहाँ पर आता है दोस्तों? फटाफट से कमेंट कीजिएगा ताकि आप देख सकें आपको सही आंसर आता है या नहीं आता है। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, केरल में नहीं आता दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय प्रायद्वीप का हिस्सा, तब अपने केरल कहेंगे, लेकिन मैंने प्रश्न में भी दोहराया था, पूरे भारत की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है दोस्तों। केरल और कर्नाटक, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, केरल और कर्नाटक जो हैं वहां मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा जो है उसे किस रूप में जाना जाता है, यानी उसे हम क्या कहते हैं? केरल और कर्नाटक में मानसून से पहले जो वर्षा होती है उसे लू वर्षा कहते हैं, मैंगो वर्षा कहते हैं, चिनूक वर्षा कहते हैं या फिर काल बैसाखी वर्षा कहते हैं। दोस्तों क्या होगा हमारा सही आंसर केरल और कर्नाटक में होने वाली वर्षा? फटाफट से कमेंट करिएगा ताकि चेक कर सकें। तो देखिएगा दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 2, इसे हम कहते हैं मैंगो वर्षा, मैंगो शावर, मैंगो वर्षा के नाम से जानते हैं। छठा हमारा प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन मिलते हैं? दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जो हैं वो आपको किस प्रदेश में देखने को मिलेंगे? मालवा के पठार में, कर्नाटक के पठार में, पूर्वी घाट में या फिर उत्तर पूर्वी भारत में किस हिस्से में आपको उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन मिलते हैं? क्या है सही आंसर? तो देख लेते हैं। उसका हमारा सही आंसर इस प्रश्न का वो है नंबर 4, उत्तर पूर्वी जो हमारा भारत रह गया, उत्तर पूर्वी भारत के हिस्से में ये आता है जिसे हम पूर्वोत्तर भारत के नाम से जानते हैं। हमारे देश के निम्न राज्यों में से किस राज्य में वनों का सर्वाधिक क्षेत्र है? किस राज्य में सर्वाधिक वन उपस्थित है? दोस्तों ऐसे भी इसको पूछा जा सकता है। तो केरल में है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है या फिर राजस्थान में है? दोस्तों आपको बताना है किस राज्य में सर्वाधिक वन है। क्या होगा दोस्तों सही आंसर? तो दोस्तों मेरा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, मध्य प्रदेश में। कहाँ होंगे दोस्तों? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम स्थापित किए जाने वाले राष्ट्रीय पार्क का नाम क्या है? वो कौन सा राष्ट्रीय पार्क है जो राजस्थान में भारत में सबसे पहले स्थापित किया गया था? वार्डन नेशनल पार्क था, पेरियार था, बांदीपुरु नेशनल पार्क था या फिर कार्बेट नेशनल पार्क है? दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर? इनमें से आपको बताना है पहला राष्ट्रीय पार्क भारत का कौन सा होगा दोस्तों। तो दोस्तों सही आंसर है हमारा वो है नंबर 4, कार्बेट नेशनल पार्क जो है वो हमारा पहला राष्ट्रीय पार्क माना जाता है। विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व की सबसे पुरानी पूछा जा रहा है और विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? गंग नहर है, सीकरी नहर है, इंदिरा गांधी नहर है, कृष्णा गोदावरी है, कौन सी है दोस्तों? सही आंसर हमारा क्या होगा? तो दोस्तों चेक करिएगा, सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, गंग नहर। 1922 के आसपास ये बननी शुरू हुई थी दोस्तों। राजस्थान की नहर है इसलिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है गंग नहर। अगला प्रश्न है हमारा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटेराइट मृदा। अब देखिए लाल लेटेराइट मृदा कहाँ होती है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में है। तो ये किस फसल के लिए उपयोगी है या किस फसल के लिए लाभदायक है? चावल के लिए, कपास के लिए, गेहूं के लिए या फिर काजू के लिए? क्या होगा हमारा सही आंसर? फटाफट से बताने की कोशिश कीजिएगा ताकि देखें आपने क्या सीखा है और आपने क्या याद किया है। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, काजू के लिए उपयोगी है। कौन से फसल के लिए उपयोगी है दोस्तों? काजू के लिए। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में दालों का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य है, यानी दाल जो है वो भारत में किस राज्य में सर्वाधिक होती है? डायरेक्ट रूप से आपसे यही पूछा जा रहा है। तो क्या उत्तर प्रदेश में होती है, राजस्थान में होती है, मध्य प्रदेश में होती है या फिर महाराष्ट्र में होती है? दाल सबसे ज्यादा दालें कहाँ होती हैं, किस राज्य में होती हैं? दोस्तों आपको बताना है क्या है हमारा सही आंसर। चलिए चेक कर लेते हैं। सही आंसर हमारा नंबर 3। तो दोस्तों कौन सा होगा? दालों के लिए कौन सा जाना जाता है दोस्तों? मध्य प्रदेश जो है वो सबसे अधिक दालों के लिए जाना जाता है, दालें यही होती हैं।
हरित ग्रह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट की अपनी बात कर रहे हैं। क्या होता है आपको बताना है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ जाना, बढ़े हुए तापमान में सब्जियों और फूलों का उत्पादन, शीशे के मकानों में खाद्य फसलों का उत्पादन, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों क्या होगा सही आंसर, आपको फटाफट से कमेंट करके बताना है। पढ़ा होगा आपने। तो दोस्तों सही आंसर है हमारा वो है नंबर 1। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं उनका घनीकरण होता है, जिसके कारण वायुमंडल के तापमान में वृद्धि हो जाती है। सूर्य की किरणें वापस इतनी ऊपर नहीं जा पाती, जिसके कारण पृथ्वी सतह का टेम्परेचर बढ़ जाता है। लौह इस्पात कारखानों के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राउरकेला जर्मनी की सहायता से बना, भिलाई रूस की सहायता से, बोकारो अमेरिका और दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से। इनमें से असत्य कौन सा है, यानी कौन सा किसकी सहायता से नहीं बना हुआ है, वो आपको बताना है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका लौह इस्पात के अंदर ये काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो चेक कर लीजिएगा। सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, बोकारो अमेरिका का नहीं है। तो फिर किसका है दोस्तों। बोकारो उस समय का पूर्व सोवियत संघ जो हुआ करता था, उस समय जो सोवियत संघ था उसकी सहायता से बनाया गया था। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ। ये उद्योग है हमारे पास में। इनमें से बताना है कि जब भारत का विभाजन हुआ, भारत पाकिस्तान और अन्य के रूप में, तो यहाँ पर हमारा जो सबसे अधिक प्रभाव किस पे पड़ा था। रुई और शक्कर उद्योग पे, इंजीनियरिंग उद्योग पे, जूट और रुई उद्योग पे, या फिर कागज और लोहा उद्योग पे, किस पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, ये आंसर आपको करना है। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, जूट और रुई उद्योग। ये सबसे ज्यादा प्रभावी हुआ था दोस्तों, क्योंकि उत्पादक काफी सारे क्षेत्र जो हैं वो बांग्लादेश में चले गए थे। दोस्तों भद्रावती प्रसिद्ध है किस लिए। भद्रावती जो स्थान है वो किस लिए जाना जाता है। पेट्रोलियम उत्पादन के लिए, लौह इस्पात उत्पादन के लिए, कोयले के लिए, या फिर पर्यटन केंद्र है। दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर। भद्रावती किस लिए जाना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 2, लौह इस्पात के लिए। आपको कमेंट करके ये बताना है भद्रावती कहाँ है। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं मैं, कमेंट करके बताएंगे भद्रावती कहाँ है, किस लिए जाना जाता है। लौह इस्पात के लिए जाना जाता है दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार हम बात करें तो किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। इनमें से आपको बताना है कि भारत के इन राज्यों में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। न्यूनतम जनसंख्या वाले स्थान को हमें बताना है। बिहार है, असम है, सिक्किम है, या फिर मेघालय है। क्या है हमारा सही आंसर। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 3, सिक्किम है। सिक्किम में सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विंध्या और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां जो हैं इनके मध्य से कौन सी नदी बहती है दोस्तों। तापी, नर्मदा, चंबल और सोन नदी कौन सी है दोस्तों। विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां जो हैं उनके बीच से कौन सी नदी बहती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि अपनी विपरीत दिशा में बहती है दोस्तों, रिफ्ट घाटी में बहने के कारण, इसलिए भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो दोस्तों सही आंसर हमारा है वो है नंबर 2, नर्मदा नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है दोस्तों। विंध्य और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा नदी बहती है। दक्षिणी अफ्रीका के शीतोष्ण घास के जो मैदान है वो क्या कहलाते हैं। स्टेपी, डाउन्स, वेल्ड, या फिर कंपोस्ट। साउथ अफ्रीका जो है वहाँ के शीतोष्ण घास के जो मैदान है वो क्या कहलाते हैं। स्टेपी, डाउन्स, वेल्ड, या फिर कंपास क्या कहलाते हैं दोस्तों। चेक करें। सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, वेल्ड कहलाते हैं दोस्तों। क्या कहलाते हैं, वेल्ड कहलाते हैं। राज्य में मक्का के सर्वाधिक उत्पादक जिले कौन से हैं। इनमें से आपको बताना है मक्का के सर्वाधिक उत्पादक जिले कौन से हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा है, उदयपुर चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा राजसमंद है, या फिर झालावाड़ बूंदी है दोस्तों। क्या होगा हमारा सही आंसर। मक्का के सर्वाधिक उत्पादक जिले उनमें से कौन से हैं राजस्थान में। तो चेक करिएगा। सही आंसर हमारा नंबर 2, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। यहाँ पर जो मक्का है वो सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होता है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान सेवा संघ की अपने बात कर रहे हैं। उसने राजनीतिक जागरण फैलाने के लिए अजमेर से किस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया था। राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण फैलाने के लिए अजमेर से किस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। राजस्थान केसरी, त्यागभूमि, नवीन राजस्थान, या फिर यंग राजस्थान।
तो दोस्तों हमारा सही आंसर चेक करें तो वो है नंबर 3, नवीन राजस्थान। ये राजस्थान सेवा संघ का पत्र था, साप्ताहिक पत्र था, जिसे इसे शुरू किया था राजनीतिक जागरण फैलाने के लिए। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। दोस्तों वीडियो सच में अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, वरना करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर लीजिएगा। फ्री टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।